लाइफ साइंस चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है इवोल्यूशन एंड अडेप्टेशन। इवोल्यूशन होता है क्रम विकास, अडेप्टेशन मतलब होता है अनुकूलन। आज इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन या क्रम विकास के बारे में। यह चैप्टर एक स्टोरी की तरह है, कैसे पृथ्वी बनी, कैसे पृथ्वी पर जीव बने। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे पृथ्वी बनी, पृथ्वी पर जीवन का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इवोल्यूशन या क्रम विकास क्या है। इवोल्यूशन या क्रम विकास जो है ये एक धीमी और क्रमिक क्रिया है, जिसमें धीमे धीमे और क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप सरल जीव से क्या बने, जटिल जीव बने। इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन या क्रम विकास। इट इज़ अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंजेस इनटू कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। धीमी क्रिया तथा क्रमिक परिवर्तनों के फलस्वरूप धीरे धीरे सरल जीव से जटिल जीव के बनने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं क्रम विकास या इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन का कंसेप्ट सबसे पहले धारणा जो दिए थे हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। अब सवाल उठता है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब, कहाँ और कैसे हुई। व्हेन, वेयर एंड हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड। तो सबसे पहले पृथ्वी कैसे बनी, कब बनी। तो पृथ्वी बनी, अर्थ, हम लोगों का अर्थ जो है प्लैनेट है। सौर मंडल के 9 टुकड़े हुए थे, उस 9वां टुकड़ा में से चौथा टुकड़ा जो है हमारा अर्थ है, जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने लगे। सन एंड 9 प्लैनेट मिल करके सोलर फैमिली या सौर परिवार बना। सूर्य और उससे निकले 9 ग्रह जो उसकी चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं, जो सौर परिवार बना है। उसी सौर परिवार में से हमारा पृथ्वी भी एक ग्रह है। और पृथ्वी बना आज से लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, यानी 450 करोड़ साल पहले। और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई, व्हेन लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई आज से लगभग 4 बिलियन ईयर्स एगो, यानी 400 करोड़ साल पहले। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई, कहाँ हुई, वेयर। तो हम लोग कह सकते हैं पृथ्वी पर जीवन बना समुद्र के जल में। कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जो जीवन बना, सबसे पहला जीवन समुद्र के जल में ही बना। तो समुद्र के जल में जो खनिज पदार्थ है, हमारे रक्त में भी वही खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे पहला जीव, सरल जीव जो बना था, समुद्र में ही बना था। और उसी में धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप जटिलता आती गई और सरल जीव जटिल जीव में विकसित हो गए। अब पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ, इसके संबंध में बहुत सारे सिद्धांत वैज्ञानिकों ने समय समय पर दिया। पहला सिद्धांत विशिष्ट सृजनवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इस सिद्धांत को किसने दिया था, सुरेश वैज्ञानिक ने। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया गया कि पूरी सृष्टि को बनाने वाला भगवान है, गॉड है, जिसने पूरी सृष्टि को बनाया। आज इस सृष्टि पर जितने भी पेड़ पौधे या जंतु दिखाई देते हैं, वो जिस समय सृष्टि बनी थी, जिस समय भगवान ने बनाया था पूरा ब्रह्मांड, उस समय भी सृष्टि पर ये सब जीव मौजूद थे। इस सिद्धांत को मान्यता नहीं मिली। फिर दूसरा सिद्धांत आया जीवन की उत्पत्ति के संबंध में, स्वतः सृजनवाद का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनरेशन। इस सिद्धांत को दिए थे अरस्तु ने, और उन्होंने बताया था कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, सबका निर्माण अजैविक पदार्थ या नॉन लिविंग मटेरियल से हुआ है। जैसे पानी सड़ने से मच्छर, और उससे फिर जटिल जीव का निर्माण हुआ। तीसरा सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति के संबंध में, कॉस्मोजोइक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर आज के जो जटिल जीव दिखाई दे रहे हैं, इनका निर्माण दूसरे ग्रह से आए हुए नए जीवों से हुआ है। और इस सिद्धांत को हम लोग पेंसपर्मिया का सिद्धांत या एक्स्ट्रा टेरिस्टेरियल ओरिजिन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके बाद और एक सिद्धांत आया, बायोजेनेसिस। इस सिद्धांत को वास्टर ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार बायो मतलब होता है लिविंग, तो इस सिद्धांत के अनुसार जटिल जीव का निर्माण सरल जीव से
हुआ है। किंतु इन चारों सिद्धांत में से किसी सिद्धांत को मान्यता नहीं मिली। किस सिद्धांत को मान्यता मिली? द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, या जीवन के विकास के संबंध में कार्बनिक क्रम विकास का सिद्धांत। और ये कार्बनिक क्रम विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ओपेरिन और हाल्डे ने। और इसे हम लोग रासायनिक क्रम विकास का सिद्धांत या केमिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो अब हम लोग देख लें कैसे बनी पृथ्वी और कैसे बना जीवन ओपेरिन और हाल्डेन के थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या कार्बनिक क्रम विकास के सिद्धांत के आधार पर। तो थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, कार्बनिक क्रम विकास का सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति के बारे में दिए थे कौन? ओपेरिन और हाल्डेन। और इस सिद्धांत को हम लोग केमिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लें पृथ्वी कैसे बनी, अर्थ कैसे बना। तो सूर्य के 9 टुकड़े हुए। सूर्य के 9 टुकड़े अलग होने के बाद भी सूर्य से अलग नहीं हो पाए, क्योंकि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत अधिक था। तो 9 टुकड़े अलग होने के बाद भी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के चारों तरफ भी परिक्रमा करने लगे। और सूर्य और 9 टुकड़े मिलकर के सौर परिवार या सोलर फैमिली का निर्माण किया। उसी सोलर फैमिली में चौथा प्लैनेट या ग्रह पृथ्वी है। इस तरह से पृथ्वी सूर्य से अलग हुआ और पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करने लगा। जो पृथ्वी सूर्य से बनी थी, जिस समय अलग हुई थी, उस अर्थ को हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव अर्थ या प्राचीन पृथ्वी। उस समय में पृथ्वी कैसी थी जब वो सूर्य से अलग हुई? उस समय में पृथ्वी थी जलता हुआ आग का गोला, जैसे एकदम सेम कंडीशन जैसे सूर्य का था। पृथ्वी का तापमान भी बहुत अधिक था। पृथ्वी का वातावरण रिड्यूसिंग या अवकारक था। पृथ्वी का वातावरण जो प्रिमिटिव अर्थ था, पुराना अर्थ जो उस समय बना था, उसका वातावरण अवकारक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस वातावरण में ऑक्सीजन गैस बिल्कुल नहीं था, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में था, पृथ्वी के वातावरण में। अब पृथ्वी बन रही है। पृथ्वी जलता हुआ आग का गोला थी, धीरे धीरे वो ठंडा हो रहा है, कूलिंग ऑफ अर्थ हो रहा है, जिससे पृथ्वी का ऊपरी सतह ठंडा हो रहा है। पृथ्वी अभी भी अंदर में बहुत गर्म है, कहीं कहीं पर ज्वालामुखी फटता है तो उससे मैग्मा बाहर निकलता है। पृथ्वी का तरल पदार्थ ज़मीन पर बाहर निकलता है, जिसे हम लोग मैग्मा या लावा कहते हैं। तो पृथ्वी का ऊपरी सतह ठंडा हो रहा है, किंतु पृथ्वी पर बहुत सारे तत्व हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, आयरन है, निकिल है। ये सब तत्व प्रिमिटिव अर्थ पर मौजूद थे। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो सभी तत्व क्या किए? अपने आप को अपने भार के अनुसार सजाने लगे। जो तत्व हल्का था, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पृथ्वी के चारों तरफ फैल गए और वातावरण या पृथ्वी का वायुमंडल का निर्माण किया। उसके बाद जो उससे कम भारी था, कम हल्का था, वो पृथ्वी के मध्य में आ गया। जैसे एल्युमिनियम और सिलिकॉन पृथ्वी के मध्य भाग में आ गए, और सबसे भारी तत्व आयरन और सिलिकॉन वो पृथ्वी के केंद्र में चला गया। आयरन और निकिल पृथ्वी के केंद्र में चला गया और पृथ्वी फिर कालांतर में ठंडी हो रही है ऊपर से। तो जितने भी तत्व पृथ्वी पर थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो वायुमंडल में थे, ये तत्व आपस में संयोग करके यौगिक बनाने लगे। किंतु पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट रे या सूर्य की पराबैंगनी किरणों के कारण पृथ्वी का तापमान इतना अधिक था कि ये तत्व आपस में संयोग करते थे। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ संयोग करेगा तो अमोनिया बनेगा। किंतु ये तत्व जब आपस में संयोग करते थे, पृथ्वी का तापमान इतना अधिक था कि तत्व संयोग करके यौगिक बनाते भी थे, सरल यौगिक, तो ये यौगिक टूट जाता था। फिर पृथ्वी ठंडी हो रही है, ठंडा होने लगा और ठंडा हुआ, तब ये तत्व आपस में संयोग करके सरल यौगिक बनाने लगे। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन के साथ हाइड्रोजन का संयोग हुआ तो बन गया मीथेन CH4। उसी तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम मिलकर के बनाया जल वाष्प H2O। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर के बनाया NH3 अमोनिया। और इस तरह से धीरे धीरे वायुमंडल में सरल यौगिक बनने लगे तत्वों से। पृथ्वी और ठंडी होने लगी।
पृथ्वी और ठंडी हो गई तो पृथ्वी का जो सतह था उस पर उभार और गड्ढे जैसी रचना बन गई, फरो एंड रिजेस लाइक स्ट्रक्चर। तो जो उभार जैसी रचना बनी उससे क्या बन गया, पर्वत, पठार, चट्टान, पहाड़, माउंटेन, ये सब बनने लगे। और जो गड्ढे जैसी रचना बनी उसमें झील, तालाब, नदी और समुद्र का निर्माण होगा। तो पृथ्वी जब तो गड्ढे या उभार जैसी रचना बन गई, माउंटेन और गड्ढा जैसा रचना बन गया। अब पृथ्वी का तापमान और भी धीरे धीरे कम होने लगा। तो पृथ्वी के वायुमंडल में जो जलवाष्प था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, संघनित होने लगा। और जलवाष्प जब संघनित हुआ तो क्या बना, बादल। क्या बना, बादल। और वो बादल वर्षा के जल के रूप में पृथ्वी पर आने लगा। जब वो वर्षा के जल के साथ पृथ्वी पर आया तो वो जो गड्ढे थे झील में, तालाब में, नदी में भर गए बारिश का पानी और समुद्र का निर्माण हुआ। तो जो पृथ्वी पर पहला समुद्र बना उसको हम लोग प्रिमिटिव ओशन या आदि समुद्र कहते हैं। उस आदि समुद्र में वायुमंडल में से सिर्फ जलवाष्प बारिश के रूप में पृथ्वी पर बादल बन करके नहीं आया था, और भी जो सरल यौगिक थे वायुमंडल में जो बने थे तत्वों से मिलकर के, जल, H2O, मीथेन CH4, अमोनिया NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड भी वर्षा के जल के साथ समुद्र के जल में आ गए और प्रिमिटिव ओशन या आदि समुद्र का निर्माण हुआ। अब ये है आदि समुद्र। अब इसमें ये सरल यौगिक सब आ गए। सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें उस समुद्र के जल पर पड़ रही है। अब ये सरल यौगिक समुद्र के जल में, सरल यौगिक आपस में क्रिया करके जटिल यौगिक का निर्माण करने लगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जल मिलकर के ग्लूकोज बनाया, वसीय अम्ल बनाया, ग्लिसरॉल बनने लगे। और ये वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, शर्करा या कार्बोहाइड्रेट समुद्र में भोजन के भंडार के रूप में जमा हो गए, स्टोर हाउस ऑफ फूड। और ये घुलित अवस्था में थे समुद्र के जल में, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ओशन सूप या भोजन का भंडार या ओशन सूप। इसके बाद अमोनिया था वातावरण में, उससे बना अमीनो अम्ल और बना नाइट्रोजन भस्म। अमीनो अम्ल से बना प्रोटीन, और जो नाइट्रोजन भस्म बना था अमोनिया से अमीनो अम्ल बना था, और अमीनो अम्ल से बना प्रोटीन और नाइट्रोजन भस्म। डीएनए के स्ट्रक्चर में बताए थे कि नाइट्रोजन भस्म, शर्करा और फॉस्फेट मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं जो डीएनए और आरएनए की इकाई है। तो नाइट्रोजन भस्म बना था अमीनो अम्ल से, इसको शर्करा और फॉस्फेट के साथ संयोग कर गया और बनाया न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बनाया तो न्यूक्लियोटाइड से क्या बनेगा, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड बन जाने से, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड किसकी इकाई है, न्यूक्लिक एसिड या केंद्रक अम्ल की, तो दो केंद्रक अम्ल बने, डीएनए और आरएनए। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके अलावे अमीनो अम्ल से बन गया प्रोटीन। अमीनो अम्ल पहले बनाया था नाइट्रोजन भस्म जो शर्करा और फॉस्फेट के साथ जुड़ करके बनाया न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बना तो बन गया न्यूक्लिक एसिड, केंद्रक अम्ल, डीएनए, आरएनए, और उसी तरह से अमीनो अम्ल से बना प्रोटीन। अब ये प्रोटीन और दोनों में से एक केंद्रक अम्ल मिल गया तो बना प्रोटोवायरस, और प्रोटोवायरस से बना वायरस। तो प्रोटोवायरस और वायरस बनने से पहले ये जो जटिल यौगिक बने थे समुद्र के जल में, ये चारों तरफ से वसीय आवरण से घिर गए और समुद्र में जो भोजन का भंडार था उसको अवशोषित करने लगे। तो ये जो पहला इसको जटिल यौगिक का समूह जो एक साथ वसीय आवरण से घिरा हुआ था, वसीय आवरण किसका बना हुआ था, लेसिथिन और सिफेलिन का बना हुआ वसीय आवरण जटिल यौगिक के चारों तरफ बना हुआ था। इस जटिल यौगिक के समूह को जो वसीय आवरण से घिरा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं कोएक्सरवेट। अब इस कोएक्सरवेट में जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड था, केंद्रक अम्ल, प्रोटीन और डीएनए या प्रोटीन या आरएनए मिलकर के सबसे पहला जीव बनाया प्रोटोवायरस, और प्रोटोवायरस से फिर बना वायरस, और इस तरह से समुद्र के जल में सबसे पहला जीव आया वायरस। और कोएक्सरवेट जटिल यौगिक
जब आपस में चारों तरफ से संयोजी ऊतक से घिरे हुए थे, वसीय ऊतक से, वसीय आवरण से, लेसिथिन और सिपिलिन से, तो उसको बोले कोएक्सोर्वेट्स। यहीं से जीवन का निर्माण शुरू हुआ। इसमें जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड थे, ये मिलकर के प्रोटोवायरस और प्रोटोवायरस से बना वायरस। और वायरस जो है ऐसा सजीव है जिसको हम लोग सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं, क्योंकि वायरस जब सजीव के शरीर के बाहर रहता है तो वो निर्जीव की तरह रहता है, रवा के रूप में रहता है, उसमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। और जैसे ही उसको सजीव का शरीर मिल जाता है, पौधा, जंतु, बैक्टीरिया, तो वहाँ पर पहुँच करके उसमें जैविक क्रिया शुरू हो जाती है। वो तेज़ी से प्रजनन करता है और रोग उत्पन्न करता है। तो सबसे पहला सजीव आया वायरस। इसको हम लोग कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग या सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये बताएं। और वायरस का शरीर सिर्फ बनता है किससे? वायरस अकोशिकीय है। इसमें कोई कोशिका जैसी रचना नहीं पाई जाती, ना ही कोशिका द्रव्य पाया जाता है, ना ही केंद्रक पाया जाता है। इसका शरीर सिर्फ प्रोटीन का बना हुआ आवरण है और उस प्रोटीन के आवरण में से केंद्रक अम्ल पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड। और दोनों केंद्रक अम्ल एक साथ नहीं पाया जाता। जैसे हम लोग में दोनों केंद्रक अम्ल है, उसमें कोई एक केंद्रक अम्ल रहेगा, या तो डीएनए या तो आरएनए। जो वायरस पौधे में रोग उत्पन्न करता है उसमें आरएनए केंद्रक अम्ल होता है, और जो जंतु में रोग उत्पन्न करता है उसमें डीएनए केंद्रक अम्ल पाया जाता है। तो वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। वायरस से बना वायरस अकोशिकीय था, उससे विकसित हुआ एक कोशिकीय बैक्टीरिया। और ये एक कोशिकीय बैक्टीरिया जो था परपोषी था, हेटेरोट्रॉफ था। परपोषी मतलब वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता है, जो दूसरे पर भोजन के लिए आश्रित रहता है। तो ये क्या करने लगे, जो परपोषी बैक्टीरिया थे, समुद्र में उपस्थित भोजन के भंडार या ओशियन सूप को ख़त्म करने लगे, जो शर्करा ग्लिसरॉल से बना था। उस भोजन के भंडार को खाने लगे, समुद्र में भोजन का भंडार खत्म होने लगा। तो अब उस परपोषी बैक्टीरिया से धीरे धीरे ऐसा बैक्टीरिया विकसित हुआ जो अपना भोजन खुद बना सकता है, क्योंकि भोजन का भंडार खत्म हो रहा है। तो सबसे पहले बना कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया मतलब रसायन संश्लेषण बैक्टीरिया, जो अकार्बनिक पदार्थों को तोड़ते थे समुद्र की पेंदी में और उससे ऊर्जा प्राप्त करके कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते थे। उसके बाद बना फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया में क्लोरोफिल पाए जाने लगे, जो सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्रहण करते थे और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेकर के भोजन का निर्माण करने लगे। और इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू हुई और प्रिमिटिव अर्थ में जो कार्बन डाइऑक्साइड था, अब धीरे धीरे वहाँ पर ऑक्सीजन भी आने लगा। और परपोषी बैक्टीरिया से जंतु वर्ग का विकास हुआ और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से पौधे का विकास हुआ। अब ओपेरिन और हाल्डेन ने जीवन के क्रम विकास के संबंध में थ्योरी ऑफ जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन दिया था, उसकी सत्यता को प्रयोग के द्वारा प्रमाणित किसने किया था? मिलर और यूरे ने। मिलर और यूरे ने एक apparatus बनाया, उसका नाम था, ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये है उनका बनाया हुआ यंत्र। इसको हम लोग बोलते हैं स्पार्क डिस्चार्ज apparatus या विद्युत स्फुलिंग यंत्र। इस यंत्र में दो फ्लास्क हैं। एक फ्लास्क में प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर या पुराने समय में जो पृथ्वी सूर्य से अलग हुई थी उसका जो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, उसमें जो तत्व थे उसी तरह का एटमॉस्फेयर पहले फ्लास्क में क्रिएट किया गया। वो कनेक्टेड है कंडेंसर या शीतक से। शीतक में पानी निकाल भी सकते हैं, शीतल डाल भी सकते हैं। उसके बाद वो कनेक्टेड है दूसरा फ्लास्क से, जिसमें महासागर का वातावरण दिखाया गया है, उसमें कैसी रासायनिक क्रिया होगी उसको दिखाया गया है। और महासागर को हीट दिया गया है उष्मा स्रोत से, जो सूर्य का स्रोत था। और समुद्र का जल भी वाष्प बन करके आ रहा है, फिर यहाँ पर कंडेंस्ड हो रहा है बादल के रूप में। इस तरह से उन्होंने इस यंत्र का नाम स्पार्क डिस्चार्ज apparatus रखा है। इसको हम लोग विद्युत स्फुलिंग यंत्र भी कहते हैं। यंत्र के फर्स्ट फ्लास्क में पृथ्वी का पुराना एटमॉस्फेयर, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए उन्होंने क्या किया, टंगस्टन के तार के द्वारा तीव्र गति से विद्युत विसर्जन किया और बहुत ज़्यादा अमाउंट वाला विद्युत या विद्युतोद उत्पन्न
किए और उस समय में जो विद्युत उत्पन्न किए विद्युत विसर्जन के द्वारा तापमान था 800 डिग्री सेंटीग्रेड, जो पृथ्वी के तापमान के बराबर फ्लास्क में के अंदर प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर का तापमान बन गया, आदि पृथ्वी का वातावरण बन गया। अब इस आदि पृथ्वी के वातावरण में जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तत्व थे ये आपस में क्रिया करने लगे और फिर इसमें जैसे पृथ्वी के वायुमंडल में सरल यौगिक बना था, इस बात फ्लास्क में भी बन गया C+O CO2 बन गया। सी कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके CH4 मीथेन बनाया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ संयोग करके अमोनिया NH3 बनाया और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके जलवाष्प बनाया। ये जलवाष्प संघनित हुआ कंडेंसेशन में आकर के, जैसे बादल बना था, बादल बना और ये फिर समुद्र के जल में आ गया। समुद्र के जल में सरल यौगिक भी आ गए, समुद्र का जल है, इसको हीट मिल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी रासायनिक क्रिया हुई जैसे प्रिमिटिव ओशियन में हुई थी। सरल यौगिक धीरे धीरे जटिल यौगिक बनाने लगे, जैसे शर्करा बना, कार्बोहाइड्रेट बना, फैटी एसिड बना, ग्लिसरॉल बना। ये समुद्र के जल में भोजन के भंडार के रूप में जमा हो गए, जिसको हम लोग ओशन सूप भी बोले। और उसके बाद अमोनिया से अमीनो अम्ल बना, अमीनो अम्ल से बना नाइट्रोजन भस्म और प्रोटीन। नाइट्रोजन भस्म शर्करा और फॉस्फेट से जुड़ करके बनाया न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड से बना न्यूक्लिक एसिड। केंद्रक अम्ल, केंद्रक अम्ल की इकाई होती है न्यूक्लियोटाइड। 2 तरह का न्यूक्लिक एसिड है, DNA RNA। अब अमीनो एसिड से जो प्रोटीन बना था, एक न्यूक्लिक एसिड DNA से संयोग करके बनाया प्रोटोवायरस और प्रोटोवायरस से बना वायरस और वायरस से बना परपोसी बैक्टीरिया, अकोष्कीय से एक कोशिकीय जीव। और इस तरह से मिलर और यूरे ने ओपेरिन और हॉल्डेन के प्रयोग को, ओपेरिन और हॉल्डेन के थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को प्रयोगशाला में स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस की तरह, स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस के द्वारा सिद्ध किया। और प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर या प्रिमिटिव ओशन में जो घटना हुई थी, ये फ्लास्क में भी वही घटना घटी और प्रमाणित किया थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन या ओपेरिन हॉल्डेन के कार्बनिक क्रम विकास के सिद्धांत को। तो आदि समुद्र या प्रिमिटिव ओशन समझ में आ गया। पृथ्वी पर जो पहला समुद्र बना था उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिमिटिव ओशन। प्रिमिटिव ओशन में क्या हुआ? सरल यौगिक आए थे, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, जल, ये सब आपस में मिल करके रासायनिक क्रिया करने लगे और बहुत सारे जटिल यौगिक बने। शर्करा, ग्लिसरॉल, अमीनो अम्ल, प्रोटीन। अमीनो अम्ल से बना नाइट्रोजन भस्म, नाइट्रोजन भस्म से जुड़ गया फॉस्फेट और शर्करा, तो बना न्यूक्लियोटाइड। और अमीनो अम्ल से और अमोनिया से प्रोटीन भी बना। न्यूक्लियोटाइड से बना न्यूक्लिक एसिड, DNA RNA। एक DNA और प्रोटीन मिलकर के बनाएगा वायरस। तो ये जितने भी जटिल यौगिक थे बने थे प्रिमिटिव ओशन में, चारों तरफ से घिर गए वसीय ऊतक से, वसीय ऊतक लेसिथिन, सिफिलिन और सारे जटिल यौगिक एक साथ वसीय ऊतक आवरण में एक साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं कोएक्सरवेट। और इस कोएक्सरवेट से पहला सजीव बना प्रोटोवायरस, मतलब प्रोटो मतलब प्रथम वायरस। और वायरस क्या था? अकोष्कीय रचना थी, इसमें कोई कोशिका जैसी रचना नहीं। उसका सिर्फ शरीर बना था प्रोटीन से और एक ही तरह का केंद्रक अम्ल, या तो DNA या तो RNA। तो एनिमल वायरस जो जंतुओं में रोग उत्पन्न करता है, उसका शरीर बना था प्रोटीन से और DNA से। और जो वायरस पौधे में रोग उत्पन्न करता है, उसका शरीर बना था प्रोटीन और RNA से। और इसलिए वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं? पहला सजीव। और इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी या कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग का लक्षण है जब उसको होस्ट मिल जाता है, पोषक शरीर मिल जाता है, जैसे पौधा या जंतु, तो उस समय वो लिविंग हो जाता है। जब ये क्रिया करने लगता है, तेजी से प्रजनन करने लगता है सजीवों के शरीर में और रोग उत्पन्न करता है। और जब सजीव के शरीर के बाहर रहता है तो उस समय निर्जीव हो जाता है, रवा के रूप में रहता है। अब उस वायरस से बना परपोसी बैक्टीरिया या हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, एक कोशिकीय बैक्टीरिया। और उसको परपोसी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता है, भोजन के लिए दूसरे
पर निर्भर करता है। तो ये एक कोष के परपोषीय बैक्टीरिया समुद्र में उपस्थित जो ओशन सूप था, भोजन का भंडार था, उसको खाने लगा। समुद्र में भोजन का भंडार खत्म होने लगा तो परपोषीय बैक्टीरिया से बना स्वपोषीय बैक्टीरिया या ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया मतलब जो बैक्टीरिया ये भी एक कोष के थे किंतु ये अपना भोजन स्वयं बनाने लगे। स्वपोषी बैक्टीरिया में भी दो बैक्टीरिया बना। पहला बैक्टीरिया जो था कीमोसिंथेटिक या रसायन संश्लेषण करने वाला बैक्टीरिया जो समुद्र के अंदर पेंदी में जैसे सल्फर बैक्टीरिया ये क्या करने लगे, समुद्र के अंदर जो अकार्बनिक पदार्थ था, इनऑर्गेनिक मटेरियल, उसको तोड़कर वो ऊर्जा प्राप्त करने लगे और उस ऊर्जा के उपयोग से कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक मटेरियल का संश्लेषण करने लगे। और दूसरा बैक्टीरिया बना फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसमें बैक्टीरियोक्लोरोफिल पाया जाने लगा जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल को अवशोषित करके अपना भोजन बनाने लगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने लगे और इस तरह से पृथ्वी पर धीरे धीरे ऑक्सीजन आने लगा। और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से पौधे का विकास हुआ और परपोषी बैक्टीरिया से जंतु का विकास या एनिमल किंगडम का विकास हुआ। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया एक बार देख लें। रसायन संश्लेषण करने वाला बैक्टीरिया उदाहरण है सल्फर बैक्टीरिया। ये समुद्र के तल में अकार्बनिक पदार्थ, किस अकार्बनिक पदार्थ, हाइड्रोजन सल्फाइड को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करने लगे और उस ऊर्जा से कार्बनिक पदार्थ को बनाने लगे। और दूसरा बैक्टीरिया बना फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी जो बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, जैसे रोडोस्पिरिलम, क्लोरोबियम। इन बैक्टीरिया में क्लोरोफिल पाया जाता है। बैक्टीरिया के क्लोरोफिल को बैक्टीरियोक्लोरोफिल कहते हैं। इसके अलावा हरा नीला शैवाल जैसे नॉस्टॉक और एनाबिना, ये सब बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण करने लगे। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने लगा और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर ग्लूकोज बनाने लगे। जल बना और ऑक्सीजन रिलीज किए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में और इस तरह से पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ने लगा। थोड़ा सा संक्षेप में देख लें। क्रम विकास की प्रमुख घटना, मेजर इवोल्यूशनरी इवेंट, हम लोग मेरुदंडी में देख रहे हैं। सबसे पहले कंकाल युक्त मीटर जो असंख्य प्राणी आया, उससे विकसित हुई प्रथम मेरुदंडी प्राणी मछली, ये भी जल में विकसित हुई। उसके बाद मछली से विकसित हुआ मेरुदंडी प्राणी जो जल में थी, उससे विकसित हुआ उभयचर वर्ग का प्राणी जैसे मेढक। ये सब प्राणी वो जल में भी रह सकते हैं, स्थल में भी रह सकते हैं और किंतु प्रजनन के लिए उन्हें जल चाहिए। प्रथम उभयचर वर्ग के प्राणी से विकसित हुआ सरीसृप जो पूरी तरह से स्थलीय हो गए, जमीन पर रेंग कर चलते हैं जैसे सांप वगैरह। उसके बाद सरीसृप वर्ग से विकसित हुआ था डायनासोर, और विकसित हुआ प्रथम स्तनपायी और प्रथम पक्षी। उसके बाद प्रथम प्राइमेट्स आए और उसके बाद बहुत सारे स्तनपायियों में विविधता दिखाई देने लगी। बहुत तरह के स्तनपायी प्राणी का विकास हुआ। उसी में एक लंगूर है जिससे मनुष्य का विकास हुआ। पौधे में भी पौधा का विकास जल से ही शुरू हुआ। जलीय पौधे थे, फिर ब्रायोफाइट बना, ये उभयचर वर्ग का पौधा है। इसमें ये स्थल पे रह सकते हैं किंतु प्रजनन के लिए इसको जल चाहिए। फिर स्थलीय पौधा आया फर्न, और फर्न से विकसित हुआ जिम्नोस्पर्म या नग्नबीजी पौधा, और उससे विकसित हुआ आवृतबीजी या एंजियोस्पर्मिक पौधा जो हम अपने आसपास वातावरण में देखते हैं। एक बार देख ले पौधे में कैसे क्रम विकास हुआ, इवोल्यूशन इन प्लांट। तो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया था उससे विकसित हुआ थैलोफाइटा वर्ग का पौधा शैवाल। थैलोफाइटा वर्ग का पौधा, थैलोफाइटा किसको कहते हैं, तो जिस पौधे की आकृति थैलस की जैसी है, थैलस मतलब उसमें जड़ तना पत्ती को हम अंतर नहीं बता सकते हैं, थैलस जैसी रचना, तो थैलस जैसे पौधा को थैलोफाइटा वर्ग में रखा गया। थैलोफाइटा वर्ग में दो वर्ग के पौधे विकसित हुए, एक है फंगस या कवक। फंगस या कवक की रचना थैलस जैसी, किंतु इसमें क्लोरोफिल नहीं था, इसलिए वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते थे। इनको मृतोपजीवी पौधा कहते हैं क्योंकि ये मृत सड़े पदार्थों पर उगकर उसी से भोजन प्राप्त करते थे। दूसरा थैलोफाइटा वर्ग का पौधा विकसित हुआ शैवाल, या जिसको एल्गी भी कहते हैं। इसका भी शरीर थैलस रचना से बना है। जड़ तना पत्ती में कोई अंतर नहीं, किंतु उसमें क्लोरोफिल था, वो प्रकाश संश्लेषण कर सकता था और इस शैवाल से ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण करने लगे तो वातावरण में ऑक्सीजन आने लगा। फंगस या कवक से
कोई पौधे का विकास नहीं हुआ, शैवाल से ही विकसित हुए हैं पौधे। पहला पौधा आया ब्रायोफाइटा या उभयचर वर्ग का पौधा। ये पौधा स्थल पर उगता था, किंतु इसे प्रजनन करने के लिए जल चाहिए, जैसे मॉस और मार्केंशिया, और इसमें जड़ तना पत्ती जैसी रचना विकसित होने लगी, किंतु इसको सत्य जड़, सत्य तना या सत्य पत्ती नहीं कहते हैं। फिर ब्रायोफाइटा से विकसित हुआ टेरिडोफाइटा या फर्न वर्ग का पौधा, जिसे हम लोग नम छायादार जगहों में अभी भी देखते हैं, फर्न। यह स्थलीय पौधा है। इसमें जड़ तना तथा पत्ती पूर्ण रूप से विकसित होने लगी। संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम भी विकसित होने लगे, किंतु यह अपुष्पक पौधा था। इसमें प्रजनन स्पोर के द्वारा होता था। टेरिडोफाइटा से विकसित हुआ जिम्नोस्पर्म या नग्नबीजी पौधा। ये बड़ा पेड़, इसमें जड़ तना पत्ती पूर्ण रूप से विकसित, संवहन ऊतक भी पूर्ण रूप से विकसित, जैसे साइकस, पाइनस। हम लोग पहाड़ी जगहों में इस तरह का पौधा देखते हैं, कोनिकल शेप रहता है इसका। और किंतु इस पौधे में बीज बनता था, किंतु बीज फल नहीं होने के कारण बीज फल से ढका हुआ नहीं रहता था, इसलिए इसको नग्नबीजी पौधा भी कहते हैं। नग्नबीजी पौधा से विकसित हुआ आवृतबीजी एंजियोस्पर्म, जो हम आसपास के वातावरण में देखते हैं। इसमें जड़ तना पत्ती पूर्ण रूप से विकसित, संवहन ऊतक, जाइलम फ्लोएम भी पूर्ण रूप से विकसित, और ये सपुष्पक पौधा। इसमें फूल से प्रजनन के बाद फल बनता है, फल के अंदर बीज रहता है, इसलिए इसको आवृतबीजी या एंजियोस्पर्म कहते हैं। आवृतबीजी में भी सबसे पहले विकसित हुआ एक बीजपत्री या मोनोकोटिलिडन। मोनोकोटिलिडन जैसे गेहूँ, मक्का, इस पौधे में सिर्फ एक ही बीजपत्र पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक बीजपत्री। और एक बीजपत्री से विकसित हुआ डाइकोटिलिडन, जिसके बीज में 2 बीजपत्र पाया जाता है। इस बीज को लगाने से शुरू में 2 नया पत्ता निकलता है, जिसको बीजपत्र बोलते हैं, जैसे चना मटर में। तो अभी का सबसे विकसित पौधा है द्विबीजपत्री या डाइकोटिलिडन, और हम कह सकते हैं कि द्विबीजपत्री पौधा का विकास शैवाल से हुआ। अब देख लें जंतुओं में क्रम विकास, इवोल्यूशन इन एनिमल। तो जो परपोषीय बैक्टीरिया थे, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, उससे विकास हुआ जंतुओं में। संक्षेप में इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले जंतुओं का 2 वर्ग है, अमेरुदंडी और मेरुदंडी, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट। अमेरुदंडी मतलब वह प्राणी जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। तो सबसे पहले समुद्र के जल में अमेरुदंडी प्राणी का विकास हुआ। अमेरुदंडी वर्ग में 9 फाइलम। पहला फाइलम है प्रोटोजोआ, एक कोशिकीय प्राणी। प्रोटो मतलब प्रथम, जोआ मतलब एनिमल, पृथ्वी पर आने वाला पहला जंतु, एक कोशिकीय। इसका उदाहरण अमीबा। उससे विकसित हुआ पोरीफेरा, ये धीरे धीरे बहुकोशिकीय होने लगे। इसका उदाहरण है स्पंज। इसमें वाटर कैनल सिस्टम या जल परिवहन तंत्र विकसित होने लगा। पोरीफेरा से विकसित हुआ सिलेंट्रेटा, उदाहरण है हाइड्रा। ये भी बहुकोशिकीय प्राणी, और इसमें धीरे धीरे आहार नाल विकसित होने लगा, किंतु आहार नाल में एक ही छिद्र थे, उससे वो भोजन ग्रहण भी करता था और उत्सर्जी पदार्थ शरीर से बाहर भी निकलता था। सिलेंट्रेटा से विकसित हुआ प्लेटीहेल्मिन्थेस, इसका उदाहरण है फीता कृमि। ये परजीवी की तरह हमारे शरीर में रहते हैं, आंत में, और ये द्विलिंगी प्राणी है। उससे विकसित हुआ निमेटीहेल्मिन्थेस, उदाहरण है एस्केरिस, और ये धीरे धीरे एकलिंगी प्राणी के रूप में विकसित हुआ। इसमें नर और मादा अलग अलग थे। इससे विकसित हुआ एनेलिडा, जिसका उदाहरण हम लोग केचुआ या अर्थवर्म जानते हैं। उसी तरह का प्राणी जो होगा सबको एनेलिडा संघ में। केचुआ से विकसित हुआ, एनेलिडा से विकसित हुआ आर्थ्रोपोडा या कीट वर्ग का प्राणी, और ये सबसे बड़ा वर्ग है, जंतुओं में सबसे बड़ा वर्ग है कीट वर्ग का प्राणी। कीट वर्ग की क्या विशेषता है? इसका शरीर 3 भागों में बटा रहता है, सिर, वक्ष और उदर, और संयुक्त आंख पाई जाती है, और जॉइंटेड लेग यानी संयुक्त पैर भी पाए जाते हैं, जैसे तिलचट्टा, मक्खी। आर्थ्रोपोडा संघ से विकसित हुआ मोलस्का, ये दूसरा बड़ा वर्ग है जंतुओं के विकास का। उसका उदाहरण हम लोग घोंघा देखते हैं। उससे विकसित हुआ इकाइनोडर्मेटा, तारा मछली। इकाइनोडर्मेटा से विकसित होना शुरू हुआ मेरुदंडी वर्ग का प्राणी, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। मेरुदंडी वर्ग के प्राणी में सबसे पहले आया मत्स्य वर्ग या मछली। अब धीरे धीरे प्राणी का विकास जल से स्थल की तरफ हो रहा है। तो मत्स्य वर्ग या मछली से विकसित हुआ उभयचर वर्ग का प्राणी, जिसे हम लोग एम्फीबियन कहते हैं, उदाहरण मेढक या टोड, जो जल और स्थल दोनों पे रह सकते हैं, किंतु प्रजनन के लिए इन्हें जल चाहिए। उभयचर वर्ग से विकसित हुआ सरीसृप वर्ग,
जो पूर्ण रूप से स्थलीय हो गए, रेप्टाइल्स जो जमीन पर रेंग कर चलते थे। अब सरीसृप से विकसित हुआ नभोचर वर्ग का प्राणी या एप्स, जिसका अधिकांश समय आकाश में उड़ने में व्यतीत होने लगा। और नभोचर वर्ग से विकसित हुआ आज का सबसे विकसित वर्ग का प्राणी मैमल्स। और इस विकसित वर्ग के प्राणी में भी सबसे विकसित है मनुष्य, सबसे विकसित प्राणी है क्योंकि मनुष्य के पास ब्रेन है, दिमाग है, सबसे विकसित प्राणी है। अब यहाँ पर हम ब्लू कलर से कुछ कुछ चीज़ लिखे हैं। ब्लू कलर का क्या मतलब है? ये है कनेक्टिंग लिंक या योजक कड़ी। यहाँ थोड़ा देख लेते हैं, बाद में भी इसको पढ़ेंगे। तो हम लोग बोल रहे हैं कि एनेलिडा से ऑर्थोपोडा वर्ग की उत्पत्ति हुई। एनेलिडा यानी केचुआ का शरीर का रचना और ऑर्थोपोडा कीट वर्ग तिलचट्टा के शरीर की रचना, दोनों तो अलग है। तो कैसे बोल सकते हैं कि एनेलिडा से ही ऑर्थोपोडा वर्ग की उत्पत्ति हुई? किसी तरह से समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके बीच में एक कड़ी मिली जिसको हम लोग बोलते हैं लिमुलस। ये जीवित जीवाश्म भी है और इसको हम लोग योजक कड़ी या कनेक्टिंग लिंक भी बोलते हैं। कनेक्टिंग लिंक मतलब इस लिमुलस में एनेलिडा का भी लक्षण है। इसमें इस प्राणी में दो वर्ग का लक्षण है, एनेलिडा का भी, ऑर्थोपोडा यानी कीट वर्ग का भी। इसलिए इस प्राणी को हम लोग क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक। और लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं क्योंकि ये अभी भी 1-2 की संख्या में जीवित अवस्था में पाए जाते हैं। और दोनों वर्ग का लक्षण होने के कारण ये प्रमाणित करता है कि हाँ, एनेलिडा से ही ऑर्थोपोडा वर्ग की उत्पत्ति हुई। उसी तरह से मत्स्य वर्ग और उभयचर वर्ग, मछली और मेढक दोनों के शरीर में अंतर कैसे कह सकते हैं मत्स्य से उभयचर वर्ग की उत्पत्ति हुई? तो इसके बीच में भी एक कनेक्टिंग लिंक या योजक कड़ी मिली। लंग फिश, इसमें दोनों वर्ग का लक्षण, मत्स्य वर्ग का और उभयचर वर्ग का भी लक्षण है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, मत्स्य वर्ग से उभयचर वर्ग की उत्पत्ति हुई। सरीसृप से नभोचर वर्ग, सांप और आकाश में उड़ने वाला पक्षी, इसके बीच में भी कनेक्टिंग लिंक या योजक कड़ी मिला आर्कियोप्टेरिक्स, जो प्रमाणित करता है कि सरीसृप से उभयचर वर्ग की उत्पत्ति हुई, क्योंकि इस आर्कियोप्टेरिक्स में सरीसृप के लक्षण भी हैं और नभोचर वर्ग के लक्षण भी। सरीसृप की भांति इसके जबड़े में दांत, लंबी पूंछ और पक्षी की भांति इसमें विंग्स या डैने पाए जाते हैं जो उड़ सकता है। तो प्रमाणित करता है कि सरीसृप से नभोचर वर्ग की उत्पत्ति हुई। उसी तरह से नभोचर वर्ग से बोलते हैं स्तनपायी वर्ग। तो इनके बीच की भी एक योजक कड़ी मिली, प्लेटिपस। ये लिविंग फॉसिल भी है, 1-2 की संख्या में भी पाए जाते हैं और योजक कड़ी है क्योंकि इसमें नभोचर वर्ग और स्तनपायी वर्ग दोनों का लक्षण पाया जाता है। स्तनपायी की भांति इसमें स्तन ग्रंथि पाई जाती है, बच्चों को जन्म देती है, दूध पिलाती है, शरीर बालों से ढका हुआ है और नभोचर वर्ग की तरह ये उड़ सकती है। जैसे हम लोग जंतु के क्रम विकास में हम लोग कनेक्टिंग लिंक देखे, उसी तरह से हम लोग पौधे का भी कनेक्टिंग लिंक यहाँ पे देख लेंगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। जैसे कहते हैं ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा वर्ग की उत्पत्ति हुई। ब्रायोफाइटा यानी मॉस और मार्केंसिया और उससे फर्न बना। इसके बीच में भी एक योजक कड़ी मिली, राइनिया। इसको हम लोग कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं क्योंकि राइनिया में ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों वर्ग के लक्षण पाए जाते हैं। उसी तरह से टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के बीच का भी योजक कड़ी या कनेक्टिंग लिंक है, साइथियम। इसमें टेरिडोफाइटा यानी फर्न और जिम्नोस्पर्म यानी नग्नबीजी के लक्षण दोनों पाए जाते हैं। और ये जो साइथियम है ये फर्न का पेड़ है, फर्न पौधा होता है, ये फर्न का पेड़ है। उसी तरह से जिम्नोस्पर्म या नग्नबीजी से आवृत बीजी पौधा बना। इसके बीच में भी एक कनेक्टिंग लिंक या योजक कड़ी मिली, उसका नाम है नीटम। ये जीवित जीवाश्म भी है, साथ में योजक कड़ी भी है। जीवित जीवाश्म मतलब अब 1-2 की संख्या में पाए जाते हैं। और इस तरह से हम लोग कहानी के द्वारा समझ लिए क्रम विकास का सिद्धांत, पौधे में क्रम विकास, जंतु में क्रम विकास, हर्डेन-ओपेरिन का सिद्धांत, उनको प्रमाणित किए मिलर और यूरे ने स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस के द्वारा। और इस तरह से इवोल्यूशन या क्रम विकास हुआ। आशा करती हूँ समझ में आ जाएगा। थैंक यू।